चलिए पॉइंट देखिए क्या कह रहा है से। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं, यही ना। लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा की दो बैठक के बीच अधिकतम अंतराल कितना है? यानी सामान्यतः एक वर्ष में 3 बैठक होता है, माने 3 गो सत्र चलता है। MBS याद रखना, MBS मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र सामान्यतः, माने मैक्सिमम अवधि 6 माह का होता है। इसका मतलब है कि एको महीना पर बैठक बुलाया जा सकता है, यानी मिनिमम का कोई चर्चा नहीं है। है समझ में? 2 बैठक के बीच लोकसभा का अधिकतम अंतराल 6 माह। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्य संख्या का 10वां भाग। लोकसभा मान के चलिए, अगर लोकसभा में 50 सदस्य रहते हो तो कम से कम 50 का 1/10 भाग अगर रहेगा तो बैठक कार्रवाई आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? 50 का 1/10 ना। कितना? कम से कम 5 को उपस्थित होगा तो सदन की कार्रवाई चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। कोई भी सदन के लिए वैसा ही होता है, उसी को कोरम कहते हैं। यानी कोरम कितना है? 1/10 सदस्य। तो यानी मतलब कि 550 अधिकतम सदस्य है, तो 550 अधिकतम है तो कोरम कितना होना चाहिए? 55 सदस्य होगा, यानी 1/10 का ये चाहे 55, अगर जो भी उपस्थित होगा तभी ना कार्रवाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। गणपूर्ति समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर है। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं हुआ है तो फिर सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उपसभापति ही क्यों न हो, कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित कर दे। कब तक? जब तक कि कोरम पूरा नहीं हो जाता है तब तक। पहले सदन में लोग उपस्थित होते हैं, कोरम के घंटी बजता है कि कोरम पूरा हो गया, तब अध्यक्ष आके विराजमान होता है, वो चर्चा होता है। कोरम वही तो बता रहे 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य ही कोरम हुआ। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हुए तो कल छुट्टी है, जाइए। 1/10 सदस्य अगर लोकसभा में नहीं उपस्थित हुए तो लोकसभा का बैठक स्थगित रहेगा जब तक 1/10 नहीं आ जाता है। कल फिर होगा, कल कोरम नहीं पूरा हुआ तो कल फिर स्थगित, परसों फिर स्थगित। 1/10 उपस्थित हो जाएंगे तो फिर कार्रवाई होगा, बहस होगा, चर्चा होगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए स्थगित कर देता है जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाता, यही ना। गणपूर्ति कौन अनुच्छेद में है? तो 100 अनुच्छेद, खाली याद रखना गणपूर्ति 100 में है। लोकसभा के गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, 10वां भाग बोले तो 55 सदस्य, 1/10 कही चाहे 55 सदस्य, यही ना। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का व्यवस्था पढ़े ना। संयुक्त अधिवेशन कौन अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाया जाता है। कौन कंडीशन में? तो नीचे दिया गया कंडीशन में देखिए, पहला कंडीशन क्या है? तो विधेयक एक सदन पारित कर दिया और दूसरा सदन के पास गया, तो पहला कंडीशन क्या हो रहा है? देखिए पहला कंडीशन में है जब एक सदन पारित करके भेजा दूसरा सदन को, तो यहाँ देखिए दूसरा सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा सदन क्या कर दिया? विधेयक को अस्वीकार कर दिया। जैसे हम दो हमारे दो बना के लोकसभा भेजा राज्यसभा के पास, राज्यसभा उसको अस्वीकार कर दिया, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक विधेयक पारित कर दिया, दूसरा सदन के पास गया, दूसरा स्वीकार कर दिया, तो संयुक्त अधिवेशन हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है दोनों को यह असहमत हो गया। लोकसभा गया हम दो हमारे दो, यह असहमत हो गया। राज्यसभा में गया, राज्यसभा असहमत हो गया, दोनों को यह असहमत हो गया, तब वो संयुक्त अधिवेशन का कि दोनों एक बार आ जाइए। है समझ में? दो कंडीशन समझ में आया? दोनों अगर असहमत हो जाए तब वो संयुक्त अधिवेशन। तीसरा कंडीशन क्या है? एगो सदन पारित करके भेजा, हम दो हमारे दो लोकसभा चाहे राज्यसभा, दूसरा को पारित करके भेजा तो 6 महीने से ज्यादा समय ले लिया, 6 महीने से ज्यादा समय ले लिया, तब वो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, दोनों के एक बार बैठक बुलाएगा। तीनों कंडीशन है, पहला एक पारित कर दिया, दूसरा अस्वीकार कर दिया, दूसरा दोनों अस्वीकार कर दिया, तीसरा एक पारित कर दिया, दूसरा 6 महीने से ज्यादा समय ले लिया, ना कुछ न हाँ कह रहा ना कह रहा, तो तीन वो कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अभी तक 3 बार बुलाया जा चुका है, 1961, 1978, 2002। 61 में दहेज प्रथा से संबंधित, 78 में बैंकिंग से संबंधित, 2002 में पोटा। क्लियर है? समझ में आ गया?
संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा दोनों के एक बार बैठक बुला लेगा। और संयुक्त अधिवेशन में साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है। जैसे हम तो हमारे दो लोकसभा खारिज कर दिया था, दोनों असहमति हो गया था, तो एक के बार बुलाया, वोटिंग हुआ। बताइए जी कितने लोग चाह रहे कि हम दो हमारे दो, साधारण वोटिंग हुआ। अगर मान के चलिए टोटल 100 गए, 50-50 दोनों में 100 उपस्थित है, ज्यादा लोग कह दिया कि हाँ हम दो हमारे दो सही है, दोनों मिला करके तो लागू हो गया। ज्यादा लोग कहा कि हम दो हमारे सही नहीं है तो लागू नहीं होगा। यानी साधारण बहुमत से निर्णय ले लिया जाता है संयुक्त अधिवेशन में। और संयुक्त अधिवेशन सिर्फ साधारण मैटर में ही बुलाया जा सकता है। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, संवैधानिक संशोधन में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, है ना। साधारण विधेयक तो ही संयुक्त अधिवेशन सीमित है। पॉइंट क्लियर हो गया ना। चलिए, संसद की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए राष्ट्रपति सूचना लोकसभा विघटन का हो तो अनुच्छेद 180 के 5 का होता है। देखिए फिर से समझिए क्या कह रहा है, समझा दे रहे हैं। एक एक लाइन देखिए क्या कह रहा, सदन की संयुक्त बैठक अगर अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में अगर हो गया हो तो संयुक्त बैठक हो सकेगा, उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। इसका मतलब क्या है सर, मान के चलिए राष्ट्रपति घोषणा कर दिया कि संयुक्त अधिवेशन 15 अप्रैल के होगा, अब बीच में लोकसभा का 10 अप्रैल के कार्यकाल समाप्त हो गया, हो सकता नहीं सर। तो क्या संयुक्त अधिवेशन 15 तारीख को होगा? हाँ होगा। यह कह रहा है कि सदन के संयुक्त बैठक के अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के आशय से राष्ट्रपति अगर सूचना दे दिया और उसके बाद लोकसभा का बीच में विघटन हो गया तो उस परिस्थिति में संयुक्त बैठक हो सकेगा और विधेयक को पारित भी किया जा सकेगा। है समझ में ना आया? राष्ट्रपति जैसे घोषणा कर दिया कि 15 तारीख के संयुक्त अधिवेशन होना है और 10 तारीख के विघटन हो गया लोकसभा, घोषणा करने के बाद ना विघटन हुआ, तो क्या संयुक्त अधिवेशन 15 को होगा? होगा। जो विधेयक लाया जाएगा वो पारित भी होगा। बुझा? इस संयुक्त अधिवेशन से मैटर, टाइम खत्म हो गया। संयुक्त अधिवेशन में अगर जो मान के चल 10 अप्रैल को उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, विघटन हो गया लोकसभा का, कोई भी कंडीशन में अगर विघटन हो गया तो बुलाया जा सकेगा। बुझाया? ठीक है। कर अनुच्छेद 108 माने संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। सामान्य विधेयक के लिए है, संवैधानिक संशोधन के लिए नहीं, विशेष विधेयक के लिए नहीं, वित्त विधेयक के लिए नहीं। धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकता। कैसे पता चलेगा? लोकसभा अध्यक्ष कहेगा कि विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ये हो गया। लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करेगा कि विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। धन विधेयक अगर हो गया तो नहीं पारित होगा। तो आपको क्या पता करने की जरूरत है? कहे कि आपको कैसे पता चलेगा कि संयुक्त अधिवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो पता नहीं चलेगा। हो जाएगा तब ना पता चलेगा जी। जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक उसको कहते हैं जो पैसा आय से संबंधित से, धन के आय से संबंधित होता है, उसको धन विधेयक कहते हैं। और धन के आय व्यय से संबंधित, जो राजस्व के आय और व्यय से संबंधित है, उसको वित्त विधेयक कहते हैं। तो धन से संबंधित नहीं है। आतंकवादी वाला धन से संबंधित है, दहेज प्रथा धन से संबंधित है, बैंकिंग व्यवस्था धन से संबंधित है, इसका मतलब धन विधेयक नहीं है। जब धन विधेयक नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन हो सकेगा। आप समझ में? संवैधानिक संशोधन विधेयक नहीं है, जैसे बिहार संवैधानिक संशोधन, अगर संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। तो संविधान में संशोधन होना है, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि पता चल जाएगा कि संविधान संशोधन विधेयक है, तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। क्लियर हो गया? ऐसे ही पता चलेगा। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदन में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन कौन अनुच्छेद में है? 368 शासित होता है। क्लियर है? चलिए, बॉक्स में कोई छोटा सा ऊपर बॉक्स होगा लंबा। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात 26, राजस्थान और आंध्र प्रदेश 25, झारखंड, असम, हरियाणा 10,
और कोई के 10 है जी? ऊपर अभी कोई के नहीं है। जैसे ऐसे कह सकता है कि निम्न में से कौन सा विहीन है, ऐसे पूछ सकता है। अब देखिए दू दू किसमें, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। तो इतना का दू है, कहेगा निम्नलिखित में से लोकसभा सदस्य के अनुसार कौन सा विहीन है। तो ये सब एक ही टाइप का है ना, सब में दू दू है ना। इसके अलावा दे देगा। अब देखिए सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में एक हो, कौन विहीन है, तो एगो ई तीनों दे देगा, एगो त्रिपुरा दे देगा ऑप्शन। ऐसे कर सकता है ना। हाँ। संघ शासित में देखिए दिल्ली में कितना लोकसभा सीट, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में एक, पुडुचेरी एक, चंडीगढ़ एक, दादरा नगर हवेली दो। कारण कि दादरा नगर हवेली दमन दीव मिल गया तो दो, अंडमान निकोबार एक, लक्षद्वीप एक। माने खाली आपको संसाती में याद रखना है दादरा नगर हवेली दमन दीव दो, और जम्मू कश्मीर 5 और दिल्ली 7, बाकी सब में का गो। चलिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करके, सलाह करके, दोनों सदन की संयुक्त बैठक के संबंधित, उसमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया का नियम बना सकता है। माने राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त अधिवेशन का नियम कानून बना सकता है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेके, यही ना, सलाह करके, परामर्श करके बना सकता है नियम कानून। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष। यदि वो अभी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उप सभापति, सभापति नहीं उप सभापति। अगर उप सभापति भी नहीं है तो फिर ऐसे अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित हो, उस सदस्य अवधारित करें, जो सब लोग तय करेंगे कि कौन अध्यक्षता करेंगे, फिर वही रहेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति, उपसभापति की अनुपस्थिति में पैनल में जो वरिष्ठ होगा वही रहेगा, यही ना। संयुक्त बैठक में विधेयक, संयुक्त जब अधिवेशन होगा, बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदन उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। जब कोई विधेयक संयुक्त अधिवेशन में चला गया तो साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है। उसके लिए 2/3 वगैरह की जरूरत, डायरेक्ट जितना ज़्यादा हो गया वही चीज़ हो गया। ज़्यादा लोग कह दिया हम तो हमारे तो ठीक है तो हो गया, नहीं कहा तो नहीं होगा, यही ना। तो साधारण बहुमत से पारित होता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार चलता है, लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार सब चलता है। संसद में लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण व्यवगत यानी समाप्त नहीं होता। सीधा सीधा कहिए ना, अगर कोई संसद में विधेयक पेंडिंग में है और उसी समय सत्रावसान हो गया, सत्रावसान माने पहले बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र समाप्त हो गया, शीतकालीन सत्र आ गया, तो क्या पहले से जो चल रहा था विधेयक समाप्त हो जाएगा? नहीं। वही कह रहा है संसद में लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है। जब संसद का सत्र समाप्त होगा तो विधेयक समाप्त नहीं होता है। राज्यसभा में लंबित विधेयक, अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पेंडिंग में, पहला लाइन समझ में आया ही, संसद में कोई विधेयक पेंडिंग में है, जैसे चर्चा हो रहा है बजट सत्र पर, कोई विधेयक फाइनल निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है, बजट सत्र समाप्त हो गया, तो क्या वो विधेयक समाप्त हो जाएगा? नहीं। है समझ में? हाँ, वो समाप्त नहीं होता है, बाद में चर्चा होगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। राज्यसभा में कोई विधेयक पहले से चर्चा में है, पेंडिंग में है, प्रोसेस में है, जिसको लोकसभा पारित नहीं किया, लोकसभा के पास नहीं गया था, शुरू शुरू राज्यसभा के पास गया था, और लोकसभा का उसी समय विघटन हो गया, 5 साल पूर्व गया, तो क्या राज्यसभा में जो विधेयक प्रोसेस में था वो समाप्त हो जाएगा? नहीं समाप्त होगा। राज्यसभा में प्रोसेस में था, लोकसभा में गेवे नहीं किया था, तो राज्यसभा वाला रह जाएगा, आगे जब लोकसभा आएगा तो फिर उसमें जाएगा, क्योंकि राज्यसभा तो विघटन नहीं ना हुआ है। समझ में? और वो विधेयक पर लोकसभा तो सहमति नहीं ना दिया था अभी, अगर सहमति दे ले रहता तब कहता कि पहिलका का दिया हो तो हम नया वाला क्यों माने, ऐसे रहता। लेकिन राज्यसभा में प्रोसेस में है और लोकसभा उस पर सहमति देवे नहीं किया, लोकसभा में गेवे नहीं किया, और उसी समय लोकसभा का विघटन हो गया, क्या विधेयक समाप्त हो जाएगा? नहीं।
लेकिन वही बदल जाए, देखिए वही मैटर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई विधेयक मान के चलिए लोकसभा में पेंडिंग में था, जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, लोकसभा पारित कर दिया है, और राज्यसभा में पेंडिंग में है वो। लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा पारित नहीं किया है। लोकसभा का विघटन अगर हो गया तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। बुझाया? लोकसभा में पारित कर दिया लोकसभा, और राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा प्रोसेस में था, राज्यसभा पारित नहीं किया था, पारित कर देता था तो कानून बन जाता। राज्यसभा में पेंडिंग में है, प्रोसेस में है, और लोकसभा पारित करके भेज दिया था, और उस समय लोकसभा का विघटन हो गया, जो पारित किया था वो उसका समाप्त हो गया काल। तो क्या राज्यसभा में विधेयक रहले रहेगा कि समाप्त होगा? क्योंकि जो पारित करके भेजा था लोकसभा, उसका तो विघटन हो गया। और जो नयका लोकसभा आएगा, कोई जरूरी है कि बीजेपी का भी है तो बीजेपी वाला आएगा? हो सकता है दूसरा सदस्य है, बीजेपी का है तो दूसरा सदस्य है, तो कोई जरूरी है कि अगला वाला वही वाला लागू करेगा, पारित करेगा? अगर लोकसभा पारित कर दिया है और राज्यसभा में पेंडिंग में है, और उस समय लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा में, लेकिन वही राज्यसभा में विधेयक था और लोकसभा पारित नहीं किया था, और उस समय लोकसभा का विघटन हो गया, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, क्योंकि नहीं कहेगा तो चर्चा उसमें होगा। आगे, लोकसभा में एक दिन में तारांकिक प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 20। तारांकिक प्रश्न मौखिक पूछा जाता है और मौखिक उत्तर दिया जाता है। क्या होता है? तो विपक्ष वाला सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है और सत्ता पक्ष वाला सफाई देता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा कह दिया धन विधेयक है तो धन विधेयक है, अंतिम निर्णय होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है सर? अगर विपक्ष को लगे कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है, सब चिड़चिड़ाल है, कोई संसद में इनके साथ बहुमत में नहीं है, विपक्ष को लगा ऐसा, तो विपक्ष वाला लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। अध्यक्ष महोदय कहेंगे सत्ता पक्ष वाला के एक समय देंगे कि इतना दिन के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाइए, अगर आपके पास विश्वास है तो। सत्ता पक्ष विश्वास प्रस्ताव लाएगा, सिद्ध कर दिया कि हमारे पास बहुमत है, तो सरकार बनल रह जाएगा। और सिद्ध नहीं कर पाया, त्यागपत्र देना होगा, समाप्त होगा, है ना? तो अविश्वास प्रस्ताव अगर सफल हो गया, विपक्ष वाला लाया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता। केवल लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। हाँ हाँ, जैसे संदेह हुआ, संदेह के आधार पर, ऐसा नहीं कि रोज रोज लाया जाएगा, संदेह के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि लगता है कि बहुमत उनके साथ नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसा नहीं कि कोई आदमी जाकर कह दिया क्या अविश्वास प्रस्ताव लाते तो आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 गो लोकसभा के सदस्य का समर्थन जरूरी होता है। 50 गो कहे कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तब आएगा, ऐसा में। जबकि अविश्वास प्रस्ताव को अगर पारित कराना है तो लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होता है। ज्यादा लोग फेवर कर दिया अविश्वास पर तो अविश्वास पारित हो जाएगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं आएगा तो ऑब्जेक्शन लगाइएगा। विपक्ष वाला तेजस्वी जी लाए अविश्वास प्रस्ताव नीतीश कुमार को हटाने के लिए, विधानसभा में भी लाया जा सकता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, समाचार पत्र का देना है। लोकसभा के पदाधिकारी आ जाइए, मतलब कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कौन अनुच्छेद में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष? संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्य में से एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेगी। बताते हैं जैसे 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव जीत के सब गए, पहला बैठक हुआ। पहला बैठक के दिन राष्ट्रपति एगो के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, जो सबसे सीनियर रहता है, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर दिया। और प्रोटेम स्पीकर जो है से कि सभी सदस्यों को शपथ दिला दिए। फिर उसी में से एक अध्यक्ष के रूप में खड़ा होगा, उपाध्यक्ष के रूप में खड़ा होगा, दो चारों कैंडिडेट खड़ा हो सकते हैं। जिसको ज़्यादा सदस्य वोटिंग कर दिया अध्यक्ष, वो अध्यक्ष बन जाएगा। ज़्यादा जिसको लोग चाहे उपाध्यक्ष में, उपाध्यक्ष बन जाएगा। हाँ, संसदीय में से, जैसे स्कूल के विद्यार्थी हैं सब, ओकरे में कोई मोनिटर हो गया, ठीक है, तो सब हैं वही क्लास के, सब लोकसभा के हैं, लेकिन ओकरे में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना गए। कौन अनुच्छेद के तहत? कौन चुना है? सब सदस्य मिलके, प्रत्येक आम चुनाव है। विपक्ष का मान के चलिएगा चुनाव जीत जाए तो विपक्ष वाला भी बन सकता है। अच्छा बताइए, लोकसभा में बहुमत बीजेपी का है,
तो विपक्ष विपक्ष को वोट करेगा वो। तो सामान्यतः जो होता है ना, सत्ता पक्ष का ही अध्यक्ष होता है। लेकिन अगर मान के चलिए है कि नहीं बढ़िया आदमी नहीं है, जैसे बढ़िया आदमी मान के चलिए नहीं है, तो बढ़िया आदमी नहीं है तो फिर क्या करेगा, विपक्ष वाला को ही बनाया जा सकता है। वो लोकसभा अध्यक्ष के काम बता रहे हैं। अगर मान के चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, विपक्ष को ही मंत्री के पद देने की बात करते थे कि इनसे अच्छा कोई बढ़िया बात नहीं रख सकता, पी चिदम्बरम से बढ़िया कोई बात नहीं रख सकता, तो विपक्ष को भी मंत्री के पद देना चाहते थे। समझ सकते हैं आप। तो वही बात अगर विपक्ष वाला भी खड़ा हो और बहुमत अगर मिल जाए, वोटिंग मिल जाए, तो फिर वो अध्यक्ष बन जाएगा। क्लियर है? हाँ दे सकते हैं, वो थोड़े है कि सत्ता पक्ष के खाली दे सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन विपक्ष वाला आपके काम करेंगे तो आप अपना हिसाब से काम करेंगे, वो अपना हिसाब से करने लगेगा। आप कहिएगा कि वक्फ बोर्ड पास होना चाहिए, बहुमत सिद्ध कराने में मेहनत करिए, वो कहेंगे नहीं पास होना चाहिए। वो अपना गुट्टीबाजी करने लगेगा कि ना इस वोटिंग नहीं करना है। आए समझ में? अरे भाई जब मन तब हटा दीजिएगा, इसी अंटेकान हटा दीजिएगा। आइए, सब अपन दिमाग से सोचते हैं कि हटा देंगे तो आपका घरे के हैं, आ गए घरे के आदमी सुनवे नहीं करता है, आप वहीं के आदमी को सुना दीजिएगा। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का पहली बार बैठक होता है तो प्रोटेम स्पीकर द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। इसका काम है शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया है। पहला बैठक होता है ना, तो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति चुन देगा और वह अध्यक्षता करता है उस दिन, जब तक कि चुनाया नहीं है कोई अध्यक्ष। आ जाइए, हाँ जाइए, क्या करिएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। प्रोटेम स्पीकर बुझाया गया है? उस समय से कोची समझा रहे थे कर प्रोटेम स्पीकर का है सर? उस समय से का समझा रहे थे कि जब पहला चुनाव जीत के बैठक होगा तो ओकरा में से सबसे सीनियर मोस्ट को अध्यक्ष माने राष्ट्रपति एगो के अध्यक्ष चुन देता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। उस समय से समझा रहे हैं ना जी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पद देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पद देगा। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, क्योंकि पहले ही सदस्य के रूप में शपथ दिला दिया प्रोटेम स्पीकर। तब एक बार शपथ ले लिया तो फिर लेगा नहीं, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। क्या वो? हाँ, कौन चुना जाता है, क्या चुना जाता है? कुछ बढ़िया से कहिएगा तब ना। आप लोग को बुझा रहा है क्या ही कह रहे हैं? तेज बोलिए, क्या कह रहे हैं? तेज बोलिए। हाँ हाँ, प्रोटेम स्पीकर समान सदस्य के रूप में। अरे भाई ऐसा बोलिए जो सबको पता चले। जैसे है क्या कि पहला बैठक हुआ तो पहला बैठक के दिन जो अध्यक्षता करेगा वो प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाएगा, तो सबको शपथ ले लिया ना, तो शपथ ले के आदमिया में से नहीं को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना है तो फिर से शपथ लेगा वो नहीं लगा। आइए, 14 दिन के पहले सूचना देकर 14 दिन पहले सूचना देकर तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। माने लोकसभा के बहुमत से अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है बहुमत पारित करके। लोकसभा में कितना दिन पहले सूचना देना होगा? लोकसभा के भंग होने की स्थिति में, मान के चलिए लोकसभा का 5 साल पूरा हो गया, भंग हो गया, अध्यक्ष अपना तब तक अध्यक्षता करते रहेगा जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लेता है। ऐसा में जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं बनेगा, 5 साल पूर गया तब वो अध्यक्ष वही रहेगा। ठीक है? वो कहे ना प्रोटेम, हाँ प्रोटेम स्पीकर बन गया तो रिक्त हो गया इसका। आगे आ जाइए। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन अध्यक्षता करता है? उपाध्यक्ष। और जब उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा कोई वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्षता दे दिया जाता है। उसमें कितना मेंबर होते हैं? वरिष्ठ में 6 होते हैं, 6 में से कोई अध्यक्षता करेगा। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अधिकार और काम देखिए क्या है। टीवी वगैरह पर देखो ये बहस करते हुए अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अध्यक्षता करते हुए देखो, ये लगा ले रहता है, एगो खड़ा होते महोदय महोदय मेरा सुनिए, मेरा मैसेज करते रहता है ना। हाँ तो भाई सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, सदन में कौन प्रश्न करेगा
और कैसा प्रश्न करेगा उसको स्वीकार करना। कोई कुछ प्रश्न पूछेगा तो स्वीकार कर लेंगे। मान के लिए संसद सदस्य हैं, कौन सा प्रश्न लीगल है कौन इलीगल है ये सब कौन तय करेंगे? ये जो बहस होता है ना पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है। ये आपको लगता है ना कि आज सदन में हिलका के रख दिए, सदन में हिलका के रख दिए, वैसा कुछ मैटर नहीं है। अगर आपको देश में अग्निपथ से संबंधित, अग्निपथ योजना से संबंधित आपको सदन में प्रश्न उठाना है तो प्रश्न को पहले ही लिखी देना पड़ता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। और लोकसभा अध्यक्ष सबके पास एक एक कॉपी दे देगा कि फलाना आदमी ई मैटर लाने जा रहा है, बारी बारी से हम जो करें समझ लीजिए। जैसे अगर लोकसभा अध्यक्ष को अग्निपथ योजना से संबंधित प्रश्न उठाना है, आपको मुद्दा उठाना है तो उससे रिलेटेड सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आने वाले 15 तारीख 18 तारीख है इससे संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सबके पास चला गया। अब 15 तारीख के जैसे ही सदन में आया, शुरू कर दिया अपना प्रश्न, तब विपक्ष वाला उसका आंसर देने लगता है, क्योंकि पहले से वो प्रिपेयर रहता है, तैयार रहता है। तो वही जो प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष के पास देगा कि हम अग्निपथ योजना से संबंधित लाना चाहते हैं, तो लीगल है इलीगल है, पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते, कौन तय करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ई पॉइंट क्लियर है? अब पूछिए क्या पूछ रहे थे? हाँ तो वही ना कहे कि लीगल कौन है कौन इलीगल है, वह तय करेगा। हाँ रुकिए, अब क्या पूछ रहे थे बाबू? ये कोई जरूरी नहीं है, सत्ता पक्ष वाला भी पूछ सकता है, विपक्ष वाला भी पूछ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है। जो मौखिक पूछा जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है ना, वो वाला होता है जो विपक्ष वाला आरोप लगाता है सत्ता पक्ष पर सफाई देता है। जैसे विपक्ष वाला आरोप लगाएगा कि डिजिटल इंडिया कर रहे हैं और गांव में लाइटें नहीं है तो कहे को डिजिटल इंडिया, विपक्ष वाला कहेगा। और सत्ता पक्ष वाला कहे कि जाके देखिए पूरा गांव में सोलर प्लेटें लगा दिए हैं, पूरा गांव में टोका ट्रांसफार्मर पहुंचा दिए, हर घर बिजली योजना के तहत, जाके देखिए सभी घरों में लाइन है, तब आप धरातल पर जाकर नहीं देखे हैं, सत्ता पक्ष वाला कहेगा। तो यहाँ ही प्रश्न बहस हो रहा है, चर्चा हो रहा है, ई मैटर पर हो सकता है। लेकिन पूछने की आजादी चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, लोकसभा अध्यक्ष से सारे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए सदन के सदस्यों के प्रश्न को स्वीकार करेगा कि हाँ आप भी पूछ सकते हैं, या नियमित करेगा। किसके बाद कौन बोलेगा? होता है कि आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए करते हैं ना, आप बोलिए, कहते हैं ना ऐसे। तो वही देखिए नियमित करेगा और नियम के विरुद्ध भी घोषित करेगा कि प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं, इलीगल को छांट देगा। आप मान के चलिए संसद है तो कुछ प्रश्न पूछिएगा कि मोदी जी ससुराल क्यों नहीं जा रहे हैं, ये पूछिएगा? ऐसा नहीं है। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। संसद का अगर स्थगन प्रस्ताव पेश करना है तो किसकी अनुमति से पेश होगा? अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव क्या है हम समझाएंगे आगे। हाँ अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, अच्छा तो वरिष्ठ को देगा। पैनल में 6 गो हैं तो कोई बात नहीं, वरिष्ठ 6 गो पैनल में है ना, उन लोग को। हाँ हाँ, उसके लिए भी सारा सब कुछ पावर जब होता है ना, जैसे अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ऐसे काम करे तो जो पूरा पावर है, उसी तरह से पूरा पावर उन लोग के पास है। ठीक है, आगे देख लीजिए। यह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है, जैसे बहस हो रहा है पहले से, रुकवा सकता है। कौन रुकवा सकता है? अध्यक्ष। संसद सदस्यों को भाषण देने का अनुमति देगा, कौन देगा? अध्यक्ष। और भाषण का क्रम तय करेगा कि कौन किसके बाद बोलेंगे और कितना समय तक बोलेंगे, कौन तय करेगा? अध्यक्ष। ना तो एगो बोल रहा है खड़ा होकर बोल रहा है, से बोल रहा है, दूसरा का मौके नहीं दे रहा। अरे भाई रहता है, नहीं देखते शांत करवाता है, बड़े बड़े उठ के बोलने लगता है, उसको भी तो शांत करवाता है। आगे तो होता है, मारा पेटी भी होने लगता है सब। आइए, विभिन्न विधेयक पर प्रस्ताव, देखिए यहाँ कह रहा है विभिन्न विधेयक पर प्रस्ताव पर मतदान करवाना, यानी अगर मान के चले कोई विधेयक आया तो वोटिंग कौन करवाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। और परिणाम घोषित करेगा, पारित करेगा लोकसभा अध्यक्ष ना कि हाँ फाइनल हो गया। मत की अगर समानता बराबरी हो जाए तो फिर निर्णायक मत भी देगा, कौन? लोकसभा अध्यक्ष।
क्लियर है। अगला काम देखिए, इसका क्या है, संसद और राष्ट्रपति के बीच, संसद के और राष्ट्रपति के बीच जो भी सेतु का काम करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेटर संसद का पहुंचाएगा राष्ट्रपति तक, और राष्ट्रपति वाला बात को संसद तक कौन, लोकसभा अध्यक्ष। और कोई विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं है, इसका भी निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक अगर प्रमाणित हो गया कि धन विधेयक है, तो उस पर कोई न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, वो फाइनल निष्कर्ष होगा कि धन विधेयक है तो है। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता, अगर लोकसभा अध्यक्ष की आज्ञा से कोई प्रकाशित हो गया विधेयक, तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, प्रकाशित हो गया तो हो गया। पावरफुल आदमी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन भत्ता प्राप्त होता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर विपक्ष का वैल्यू है। विपक्ष का जो नेता होता है, कैबिनेट स्तर के बराबर वेतन भत्ता सब मिलता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर। बुझाया, ये बॉक्स देख लीजिए। लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मौलंकर मने गणेश वासुदेव मौलंकर। क्लियर है, जो पढ़ेंगे वही। चौथा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी। आराम से बढ़िए। 15वां अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला है ना, 16वां वाला। 15वां मीरा कुमार और 16वां सुमित्रा महाजन, प्रथम महिला बनी ना सुमित्रा महाजन। 17वीं अध्यक्ष ओम बिरला, और 18वां में भी है ओम बिरला। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल को ही विपक्ष का दर्जा मिलता है। विपक्ष का दावा कौन कर सकता था, मिनिमम जिसका 55 गो सदस्य माने सांसद सीट जीता हो। पहला लोकसभा का कार्यकाल 52 से लेके 52 57 तक रहा। पहला लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मौलंकर और उपाध्यक्ष अनंत से आनंद थे। संसद और संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बात क्या है, संसद से रिलेटेड सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें क्या है, देखिए। सभापति या अध्यक्ष, चाहे तो राज्यसभा का सभापति चाहे लोकसभा का अध्यक्ष, या उस रूप में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति मत नहीं देगा। क्लियर है ना। किंतु मत अगर बराबरी हो जाए तो निर्णायक मत देगा, ये भी क्लियर है नहीं। निर्णायक मत कौन अनुच्छेद 100 के क। हाँ हाँ हाँ। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई अगर रिक्ति पर भी सदन की कार्य की शक्ति होगा। अगर मान के चलिए 4 गो आदमी नहीं आया है लोकसभा में आज, तो काम होगा कि नहीं होगा, होगा। यदि बाद में पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, फिर भी कार्रवाई में उपस्थित हुआ और मत दिया है, भाग लिया है, तो भी संसद की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह लीगल माना जाएगा। देखिए स्थगन प्रस्ताव क्या है। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए किसका अनुमति लेना होगा, अध्यक्ष के। बिना अध्यक्ष की अनुमति का स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। आखिर स्थगन प्रस्ताव क्यों लिया जाता है, क्या है, तो देखिए। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक एकदम नेसेसरी मुद्दा जो है, उस पर बहस करने के लिए, संसद का ध्यान आकर्षित कराने के लिए जो विधेयक लाया जाता है, उसी को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। वो कोई भी ला सकता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव शाम में 4 बजे लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता से संबंधित या अयोग्यता से संबंधित प्रश्न अंतिम निश्चय चुनाव आयोग के सलाह से राष्ट्रपति करता है। यानी संसद सदस्य के चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता है, चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा करता सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार से संसद सदस्यों के चुनाव विवाद का निपटारा करता राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, चाहे तो लोकसभा का रहे चाहे राज्यसभा का। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना छुट्टी लिए 60 दिन से ज्यादा अगर गायब है, कोई अधिवेशन में भाग नहीं लिया है, तो उसका सदस्यता क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर है। आ गया ये नया संसद भवन। 2020 को नया संसद भवन के आधारशिला रखे थे मोदी जी।
नया संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी किए 2023 में किए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक बना है नया संसद भवन, दिल्ली में ना, दिल्ली में बना है। इसका डिजाइन विमल पटेल किए हैं और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड बनाया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपया का सिक्का लॉन्च किया गया है। अरे भाई आपके लिए नहीं रहेगा, वो रखल रहता है, चलन में थोड़े आएगा, याद में रखा रहता है। नए संसद भवन का विशेषता क्या है, तो आकार अब हो गया है त्रिकोणीय। इसका 3 गो मुख्य द्वार है जो तीनों सेना को समर्पित है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक है, उसी का निर्माण किया गया, जो कांस्य का बना है। नया संसद भवन में लोकसभा में 888 को बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 384 को बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र संगोली, नंदी माने बसहा, संगोली की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। चीन में परिवर्तन हुआ थोड़ा सा। संगोल की हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से ही होता आ रहा था। आगे आ जाइए। इसके शीर्ष पर नंदी बैल है चीन में, जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगवाया हुआ है ना, मन बनावल है सब का। संसद सदस्यों की संसद की बैठक, आज बैठक हुआ, मान के चलिए आज बहस हुआ। बैठक के पहले या बैठक के बाद 40 दिन का अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाता। ध्यान रहे, गिरफ्तार मुक्ति केवल सिविल मामला में है। अगर किसी को गोली मार दिया तो ऐसा नहीं 40 दिन बाद अरेस्ट होंगे, ऐसा बात नहीं है। आपराधिक मामले में नहीं। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार में छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद को पेंशन की व्यवस्था कब से लागू किया गया है? यदि कोई संसद सदस्य अपना पद से संबंधित शपथ लिए बिना अगर संसद की कार्रवाई में भाग लेता है और मतदान करता है, तो मतदान करने से संसद की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। वह जितना दिन मतदान किया है, जितना दिन मतदान किया है, भाग लिया है, प्रत्येक दिन के हिसाब से कै रुपया, 500 रुपया दंड देना होगा। कौन वाला? हाँ, बोले कि संसद सदस्य अगर आज बैठक हुआ तो आज के 40 दिन पहले, आज के 40 दिन बाद तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जैसे घोटाला उटाला से रिलेटेड गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इस सिविल मैटर हो गया। लेकिन अगर गोली मार दिया, मारपीट कर दिया, सिर फोड़ दिया, तो एकरा में छूट नहीं है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय लिया गया है। जो न्यायालय जिसको अगर अपराधी घोषित कर दिया गया है तो उसको न्यायालय क्या किया है कि चुनाव नहीं लड़ेगा। संसद निर्णय लिया। संसद के पारित जनप्रतिनिधि नियम कब बना है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 कहता है कि अगर कोई अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति है तो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। ये संसद निर्णय लिया है। जनप्रतिनिधि नियम कब बना है? 1951। और क्या कहा है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि को, जैसे विधायक सांसद को 2 वर्ष या उससे ज्यादा दिन का सजा सुना दिया जाता हो, 2 वर्ष या उससे ज्यादा दिन का सजा हो, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगा। वो आने वाले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ेगा। ऐसा में ऐसा नहीं कि आरोप लग गया और चुनाव नहीं लड़ेगा। 2 साल या 2 साल से अधिक का सजा होगा तभी उसको बैन किया जाएगा। कोई विधायक है 2 या 2 से अधिक साल के लिए सजा हो गया, विधायक की समाप्त हो जाएगा। आगे 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ेगा। आगे 6 साल तक घूम घूम के माहौल बनाएगा, अपना पत्नी को चुनाव लड़वाएगा और क्या करेगा? यह ना करेगा। हाँ, 2 साल से कम रहेगा तो कोई बात नहीं है, लड़ते रहेगा, कोई दिक्कत थोड़े है। आगे आ जाइए। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद कौन सा?
348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा। परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का सभा अध्यक्ष उस रूप में काम करने वाला व्यक्ति सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपना पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, मातृभाषा में संसद को संबोधित करने का अनुमति देगा 120 के। संसद का जो है ना, कोई बात हिंदी अंग्रेजी में रखेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो हिंदी में बात नहीं रख पाता, अंगूठा छाप भी तो हो सकता है, अंग्रेजी हिंदी कुछ में बात नहीं रख पा रहा, तो उसको मातृभाषा में रखने का अनुमति मिलेगा, अनुच्छेद 120 का 1। आ गया जी न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? जैसे जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो न्यायिक निर्णय से संबंधित है। समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायालयों में शक्ति का विभाजन नहीं है। ऐसा नहीं कि राज्य का न्यायालय कोई और है और संघ का न्यायालय कोई और है, विभाजन नहीं किया गया। भारतीय न्याय प्रणाली छोटे छोटे न्यायालय के ऊपर प्रत्येक जिला न्यायालय है, उससे ऊपर राज्य का हाई कोर्ट है, उससे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, नहीं सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। आ जाइए सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्यायिक व्यवस्था एक हरी एकीकृत है, एक ही वैरायटी का है, जिससे सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय गठन है 124 अनुच्छेद में। कौन अनुच्छेद में है? 124 में। अब अगर वही कर देगा 214 तो हो जाएगा हाई कोर्ट। 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट और 2, 1, 4 हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारता, शक्ति किसके पास पावर है? सब संसद को। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान कौन अनुच्छेद में है? 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन 2019 के अकॉर्डिंग अगर देखिए वर्तमान में तो टोटल मिला के 34 है, 33 प्लस एक चीफ। मानो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34, एक मुख्य है 33 गो अन्य है। कहेगा सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33, मुख्य न्यायाधीश 1 और कुल न्यायाधीश 34। सर्वोच्च न्यायालय जब बना था शुरू तो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितना 8 गो न्यायाधीश का व्यवस्था किया गया था मूल संविधान में। अभी कितना है? 34 गो है। आगे आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति देखिए। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। चीफ जस्टिस को नियुक्त करने के लिए अन्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, परंतु अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति सदैव ही मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। अन्य को नियुक्ति करने के लिए मुख्य से सलाह लेगा और मुख्य को नियुक्ति करने के लिए अन्य से सलाह लेगा। कौन? राष्ट्रपति। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श ले सकता है, चाहे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारण नहीं है, उम्र की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। एक बार नियुक्ति हो गया तो रिटायरमेंट का आयु कितना है? 65 वर्ष। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा चर्चा नहीं है। आप बताइए, उसके लिए क्राइटेरिया है? उम्र नहीं है, लेकिन आप कहने का मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हो, वकील रहे हो तो 0 साल में बन जाइएगा, 5 साल में बन जाइएगा। आइए तो क्राइटेरिया उम्र की बाध्यता नहीं है। अधिकतम उम्र कितना? रिटायरमेंट का उम्र है, सेवानिवृत्ति का उम्र 65 साल, न्यूनतम का कोई जिक्र नहीं है। उच्च न्यायालय का भी वही करता है। हाँ, आगे आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है? ऐसे देख लिए, उम्र की बाध्यता नहीं है, लेकिन पहला भारत का नागरिक हो। भाई तो नागरिक तो सभी कोई है। वह किसी उच्च न्यायालय, देख लिए कंडीशन ऐसे, उम्र नहीं है लेकिन कोई उच्च न्यायालय माने कोई हाई कोर्ट, 2 या 2 से अधिक न्यायालय में, चाहे तेगो में चाहे 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 साल तक जज रहा हो। देख लिए, जज का काम कर चुका है, या किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक वकील रह चुका हो कोई हाई कोर्ट में। और वकील बनने के लिए मैट्रिक पास करके वकील बन जाएगा? ग्रेजुएशन लॉ करेगा तब ना। हाँ, तो इतना होना चाहिए।
और राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, माने कानून अच्छा खासा कानून के जानकार हो, जैसे कपिल सिब्बल, सुभाष कश्यप, बड़े बड़े दिग्गज लोग, ये सब कानून संविधान में कुछ प्रॉब्लम होता है तो इन लोग को बुलाया जाता है कि क्या होना चाहिए, असमंजस में कुछ बातें होता है तो राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून के उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ऐसा नहीं कि अपन साढ़ू को बना दिए कि ये मैंने उच्च कोटि का ज्ञाता है। मंत्री जी विधायक नहीं बनाना है। आ गया ये। न्यायाधीश के वेतन और भत्ता कौन अनुच्छेद में है? 125 में है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया मिलता है, चीफ जस्टिस को, और वन न्यायाधीश को 2,50,000 मैंने 2.5 लाख मिलता है। इसके अलावा निःशुल्क फ्री में रहने वाला घर, अन्य सुविधा मैंने गाड़ी मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज करके मिलेगा, है ना, 5G एकदम अनलिमिटेड बात कर सकते हैं, डाटा भी अनलिमिटेड, चिकित्सा, डॉक्टर उक्टर, कार वगैरह, टेलीफोन, ये सब फ्री में मिलता है समझ में। तो उतना बड़ा पद पर रहेगा, उसको बतियाने के लिए फुर्सत रहेगा जी। और उसके बस खाली टिकटॉक देखने के लिए, यहाँ इंस्टा देखने के लिए टाइम रहेगा। अब उतना तो नहीं है ना मिलेगा। अब बेरोजगार आदमी में और रोजगार में तो अंतर है ना। कभी भी माइंड में चलते रहता होगा 2-4 गो केस कि फलानवा के ऐसे हो गया था, उसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए था, दिस दैट। कभी भी जितना बड़ा पद रहता है ना, उतना ही बड़ा जिम्मेवारी भी मिलता है। अब कांस्टेबल गोलगप्पा ठेला पर जाकर मार ले है पूरा, क्या एसपी साहब भी जाके गोलगप्पा ठेला पर मारते रहेंगे? हाँ, डिफरेंट है ना जी। आगे देखिए, न्यायाधीश का वेतन और उससे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्य में कम नहीं किया जा सकता, जब तक कार्यकाल है कम नहीं किया जा सकता। सेवा में अगर रिटायर कर गया तो मुख्य को अन्य को पेंशन के रूप में अंतिम महीना का कितना मिलता है? 50%। बस खाली पद हटेगा कैसे? पद विमुक्त थोड़ा सा तो बचिए रहा। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद विमुक्त के लिए संसद के दोनों सदन का प्रस्ताव पारित करके प्रार्थना कहते हैं। माने संसद के दोनों सदन पारित करेगा, जिसको प्रार्थना कहते हैं, तबे हटाया जा सकता है। अब हटाया कैसे जाएगा? तो भ्रष्टाचार अगर कर दिया या असमर्थ हो गया, पागल हो गया है, वो उसी कंडीशन में हट सकता है। दोनों सदन के प्रस्ताव पारित करके, जिसको प्रार्थना कहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदन में कुल सदस्य के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए हटाने के लिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। और साथ ही आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान करते समय जितने सदस्य उपस्थित हैं, मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत अगर समर्थन करेंगे तभी पारित होगा, वो हटेंगे। जब इस प्रकार का पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास भेजता है, इसको प्रार्थना या समावेदन कहते हैं, तब जाकर के वो आदेश जारी करके न्यायाधीश को हटा सकता है। दोनों सदन पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेगा, तब जाकर के राष्ट्रपति हटा सकता है। बस पद हटाने के लिए अगर बात हो तो 100 गो सदस्य, और अगर लोकसभा में लाना है ना तो कम से कम 100 गो सदस्य चाहिए लाने के लिए। और अगर राज्यसभा में लाना हो तो कम से कम 50 सदस्यों की सहमति चाहिए राज्यसभा में लाने के लिए, तब जाके बहुमत पारित होगा तो हटेगा। हस्ताक्षर के बाद ही लाना चाहिए। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले यशवंत मिश्र चंद्रचूड़ रहे हैं, और सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL लाया गया था, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती। ये क्या होता है, जैसे गांव में आपका कोई, आपका घर मान के चलिए ऐसे रोड गया, आपका घर यहाँ है, रोड आगे तक भी गया इधर से, और कोई यहाँ पर जो है बहुत गड्ढा खोद दिया रोड को, आपका व्यक्तिगत रूप से उधर जाना आना नहीं रहता, कभी कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन सार्वजनिक क्षति है ना वो, तो इसको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं। वह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसी को कहते हैं जनहित याचिका। लोग के हित में आप आवाज उठा सकते हैं। लाया गया कब? PN भगवती के समय। अमेरिका से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद अगर रिटायर कर गया तो भारत के किसी न्यायालय में या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से अनुमति लेकर के दिल्ली के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुलाया जा सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर इस प्रकार का बैठक बुलाया जा चुका है। ज्यादा है सर्वोच्च न्यायालय में? क्या ज्यादा है?
चलिए समझने वाली बात है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे जो मैटर है ना, समझने वाली बात है बहुत सारा।